अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंतःकर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन दो जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहम कर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ। कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ, पूरा ख्याल रखते। पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ, जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई दो कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊ जी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊ जी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है।
मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया और अंत्येष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है।
मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतःकर्म होता है। लेखक धुवेश बोहरा। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब, पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली, जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना, पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन
दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या? आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नज़र एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज
और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है।